राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। ये गांव अपनी सुनसान सड़कों और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता था। गांव के बाहरी छोर पर एक प्राचीन हवेली खड़ी थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक सुनहरा संदूक छिपा है जो सदियों पहले एक व्यापारी कारवां को निगल गया था। इस संदूक की कहानी इतनी डरावनी थी कि लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। कहानी शुरू होती है सन 2025 की, जब मुंबई से आए 4 व्यापारी विक्रम, रमेश, सुनील और अर्जुन कालापानी गांव में एक व्यापारिक सौदे के लिए पहुंचे। वे रेगिस्तान में खनन के लिए एक पुरानी जमीन खरीदना चाहते थे जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां सोने की खदानें हैं। उनके साथ था एक स्थानीय गाइड भैरू, जो गांव का एकमात्र व्यक्ति था जो हवेली के पास जाने को तैयार था। भैरू, ये हवेली की कहानियां सच हैं? विक्रम ने पूछा जब वे गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसकी आवाज में उत्सुकता थी लेकिन एक हल्का सा डर भी। भैरू ने एक गहरी सांस ली और कहा, साहब, कुछ कहानियां हवा में नहीं बनती। ये हवेली, यहाँ जो भी गया वो या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा। उस सुनहरे संदूक की बात गांव में सदियों से चली आ रही है। कहते हैं वो संदूक सोने से बना है लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं बल्कि एक शाप है। शाप? रमेश ने हंसते हुए कहा, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। हमें जमीन चाहिए और अगर वो हवेली उस जमीन का हिस्सा है तो हम उसे भी खरीद लेंगे। भैरू ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो वह बता नहीं रहा था। रात के समय जब गांव की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं, चारों व्यापारी और भैरू हवेली के सामने खड़े थे। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं जिनसे ठंडी हवा का सनसनाता शोर आ रहा था। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था जिस पर नक्काशी थी लेकिन समय के साथ वह भी खराब हो चुका था। चलो अंदर चलते हैं, अर्जुन ने कहा, जो सबसे नन्हा और उत्साही था। अगर यहाँ सोना है तो हमें ढूंढना चाहिए। भैरू ने उन्हें रोकने की कोशिश की। साहब, रात को यहाँ जाना ठीक नहीं। सुबह देख लीजिए, रात हो या दिन हमें क्या फर्क पड़ता है, सुनील ने कहा और टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़े। हवेली का आंतरिक हिस्सा और भी भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें कुछ व्यापारियों की तस्वीरें थीं जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस और पुराना लोहा। कुछ देर बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां बीचों बीच एक सुनहरा संदूक रखा था। वह इतना चमक रहा था कि टॉर्च की रोशनी में भी उसका सुनहरा रंग दीवारों पर प्रतिबिंबित हो रहा था। संदूक पर जटिल नक्काशी थी और उसका ताला ऐसा लग रहा था जैसे उसे सदियों से नहीं खोला गया हो। यही वो संदूक है, विक्रम ने उत्साह से कहा। लगता है इसमें सचमुच खजाना है। रुको, भैरू ने डरते हुए कहा, इसे मत छुओ, ये संदूक शापित है। शापित वापित कुछ नहीं, रमेश ने हंसते हुए कहा और संदूक के पास गया। उसने ताले को छुआ और तभी एक ठंडी हवा का झोंका हॉल में बहने लगा। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और अंधेरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। कौन है? अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा। उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक संदूक का ताला अपने आप खुल गया और उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं हवा में तैरता हुआ एक आकृति में बदल गया, एक औरत की आकृति जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। उसका चेहरा इतना डरावना था कि सुनील पीछे हट गया और दीवार से टकरा गया। तुमने मुझे जगाया, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। अब तुम सब मेरे हो। ये क्या है? रमेश ने डरते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह आकृति रमेश की ओर बढ़ी और उसे अपने काले धुएं में लपेट लिया। रमेश की चीखें हॉल में गूंजी लेकिन कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। भागो, भैरू चिल्लाया और बाकी लोग हवेली के बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार तक पहुंचे वह अपने आप बंद हो गया। अब वे हवेली में फंस चुके थे। भैरू ने डरते हुए बताया कि यह संदूक सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने बनाया था। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को संदूक में कैद कर दिया था, लेकिन इसके साथ उसने अपनी आत्मा को भी संदूक में बांध दिया। वह तांत्रिक व्यापारियों से नफरत करता था क्योंकि एक बार कुछ व्यापारियों ने उसका अपमान किया था। उसने शाप दिया था कि जो भी इस संदूक को खोलेगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। तो फिर हमें इसे बंद करना होगा, विक्रम ने कहा। लेकिन कैसे? अर्जुन ने पूछा। रमेश तो पहले ही। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हॉल में फिर से वह भयानक हंसी गूंजी।
आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार और भी भयावह रूप में। उसने सुनील को अपनी ओर खींच लिया और वह भी धुएं में गायब हो गया। विक्रम, अर्जुन और भैरू अब सिर्फ 3 बचे थे। भैरू ने बताया कि संदूक को बंद करने का एकमात्र तरीका है कि कोई अपनी जान की कुर्बानी दे। लेकिन इससे पहले कि वे कोई फैसला ले पाते, आकृति ने अर्जुन को निशाना बनाया। विक्रम और भैरू ने उससे बचाने की कोशिश की, लेकिन आकृति बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन भी गायब हो गया। अब सिर्फ विक्रम और भैरू बचे थे। भैरू ने कहा, साहब, एक ही रास्ता है। मुझे कुर्बानी देनी होगी। मेरे परिवार का इस हवेली से पुराना नाता है। शायद मेरा खून इस शाप को तोड़ सकता है। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरू ने संदूक के पास जाकर अपना खून उस पर डाला। संदूक में से एक तेज रोशनी निकली और वह आकृति चीखते हुए वापस संदूक में समा गई। संदूक का ताला फिर से बंद हो गया। विक्रम अकेला हवेली से बाहर निकला। गांव वालों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह मुंबई वापस चला गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर रहा। उसने कभी किसी को हवेली की घटना नहीं बताई। कहते हैं, कालापानी गांव में वह सुनहरा संदूक आज भी हवेली में रखा है, और रात के सन्नाटे में कभी कभी उस हवेली से चीखें सुनाई देती हैं। क्या वह शाप सचमुच टूट गया था, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी?